हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको मदद करने की सीरीज में मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चला रहा हूं और आज हम लोग हैं क्लास 11 फिजिक्स के लास्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट पर, डॉपलर इफेक्ट। और ये जो वीडियो मैं बनाता हूं आपके लिए, ये बेस्ड है फुल कोर्स पर, यानी ये सफिशिएंट है आपकी नीट फिजिक्स के लिए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूं। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो वीडियो है वो डेडिकेटली आपके लिए बनाए जा रहे हैं, यानी नीट वाले बच्चों के लिए, ना ये 12th के लिए है ना ये जेई के लिए है। इसलिए आपके लिए एकदम जबरदस्त है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और इसके पहले के पार्ट और पहले के चैप्टर्स के वीडियो देखने के लिए मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं और फिजिक्स को बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छी रैंक पाने के लिए, अच्छा सिलेक्शन लेने के लिए केवल एक सब्जेक्ट पे फोकस करके आपका काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि मान लीजिए बायो ही दिन रात पढ़ रहे हैं तो 360 में 360 आ जाएंगे, मान लेते हैं, तो बाकी नंबर कहां से आएंगे? एम्स पहुंचना है तो 700 नंबर लाने हैं, वो कहां से आएंगे? तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो फिजिक्स पे फोकस कीजिए, फिजिक्स पे भी फोकस कीजिए और तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो शानदार रैंक बन जाएगी। चलिए आज की बात शुरू कर लेते हैं। वेव मोशन नीट वाला, और ये रहा इसका लास्ट टॉपिक, डॉपलर इफेक्ट्स, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका उनको अगर पीडीएफ भी मिल जाए तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। यहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, जिससे आपकी पढ़ाई और नोट्स बनाना आसान हो जाएगा। और कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है, इस ऐप का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां कई ऐसे मटेरियल्स आपको मिलेंगे जो नीट की जर्नी में आपकी मदद करेंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाके चेकआउट कीजिए। चलिए बात स्टार्ट कर लेते हैं जिस वजह से ये वीडियो बना है, यानी डॉपलर इफेक्ट। अब देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या मुद्दा क्या है। अगर हम सब आपने सुना होगा, मैं एग्जांपल दे देता हूं पहले, मजा आएगा। आपके बाजू में, आप घर में बैठे हैं, बाहर से एक बाइक वाला निकल रहा है, तो आप उसको सुनकर ये पता लगा लेते हैं, उसकी आवाज सुनकर, कि वो मेरे पास आ रहा है और देखो अब दूर जा रहा है। आवाज फर्क होती है ना, आने वाली आवाज अलग और जाने वाली अलग। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वो निकालता है अपनी आवाज की, इंजन की कह लीजिए, वो फ्रीक्वेंसी क्योंकि वो मूव कर रहा है, इसलिए आपको जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो उसकी रियल फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आती। आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है क्योंकि आपके और उस मोटर बाइक वाले के बीच में रिलेटिव मोशन है। उसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से जैसे जैसे वो आपके पास आता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और आप ये सुन के ही बता देते हैं मेरे पास आ रहा है। फिर वो जैसे जैसे आपसे दूर जाता है वैसे वैसे उस बाइक की फ्रीक्वेंसी घटती, बाइक तो वही फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, लेकिन आप जो सुन पा रहे हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, वो बदलती नजर आती है, कम होती जाती है, जिससे आप ये समझ जाते हैं कि ये बाइक वाला मुझसे दूर जा रहा है, मेरे घर से दूर जा रहा है, निकल गई बाइक, ऐसे करके। तो आप समझ पाए होंगे कि जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर, वो बाइक वाला क्या हो गया, इंजन की आवाज निकाल रहा था तो सोर्स हो गया, आप सुन रहे थे तो ऑब्जर्वर हो गए। तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होता है, तब जो ऑब्जर्वर है उसको एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है, ओरिजिनल नहीं। वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई पड़ रही है, इसी इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और बड़ी बड़ी काम की चीज हो जाती है। जनरल एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उनका नाम ही था जॉन डॉपलर, और उनके नाम पे ये डॉपलर इफेक्ट नाम रखा गया है। ये एक वेव का फिनोमिना है। भी मैंने एग्जांपल आपको साउंड का दिया क्योंकि साउंड की ही चर्चा ज्यादा करी जाती है इस चैप्टर में। तो साउंड के साथ साथ ये वेव फिनोमिना है, यानी ये लाइट में भी लागू होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी लागू होता है। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही। तो आप मुद्दा पकड़ पाए होंगे कि अगर एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है, दोनों के बीच कुछ रिलेटिव मोशन है, कोई चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, एक चल रहा है,
कैसा भी हालचाल हो रहा है, उस समय इसको सुनने वाली ये जो फ्रीक्वेंसी निकालेगा और ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो फर्क हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब आपको एक ट्रिक, एक बढ़िया तरीका बताता हूं जिससे इसमें बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो एक ही फॉर्मूले में समा जाते हैं और आपके लिए सिचुएशन बहुत आसान हो जाती है। तो पहली बात आप ध्यान रखें, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर पास आ रहे हैं, कोई भी एक दूसरे के पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपने देखा बाइक वाला पास आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसको याद भी रखना नहीं, तो हमारे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में आया हुआ है। और अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच की दूरी बढ़ रही है, दूर जा रहे हैं आपस में वो, तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। बाइक वाला आपसे दूर जाता है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है। बिल्कुल सही बात, ये तो बड़ी बच्चों वाली बात है, आप पकड़ लिए होंगे। अब आ जाते हैं इसी लॉजिक पर हम लोग फॉर्मूले के ऊपर, और ये फॉर्मूला मदर फॉर्मूला है, इसी से सारा निकला है, ऐसे समझ लीजिए, आपका काम झट से हो जाता है। देखिए यहां पर एक मैंने पिक्चर बनाई है जिसको मैं समझा देता हूं, अगले 4-5 मिनटों में सब समझ जाएंगे। ये ओ लिखने का मतलब यहां ऑब्जर्वर है, एस लिखने का मतलब ये सोर्स है। दोनों की डायरेक्शन बनाई कि ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, सोर्स इधर जा रहा है। अब इसको लेके ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनेगा, v माइनस वी नॉट, वी नॉट है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी स्पीड, और v माइनस वी एस है सोर्स की, और ये v किसकी है? इधर मैंने लिखा भी है स्पीड ऑफ साउंड, सब मेंशन किया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, और f है सोर्स की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखिए जो ऊपर वाला टर्म है वो आप सोर्स के लिए अलॉट कर दीजिए, ये मैंने लिख दिया है। देखिए न्यूमिनेटर जो है वो ऑब्जर्वर वाला टर्म है, ठीक। और यहां पर देखिए जो डिनोमिनेटर है, ये नीचे वाला या सोर्स आया है ना, तो ये सोर्स वाला टर्म है। अब हम क्या करेंगे, इसी लॉजिक पर अगर ये पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो वो फंडा लगा देंगे, और अगर दूर जा रहे हैं तो वो फंडा लगा देंगे। कैसे लगाएंगे अभी हम दिखाते हैं आपको, मैंने पीछे 5-7 केस बना रखे हैं जैसे आप समझ पाए। तो ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। ये एक सिचुएशन है ऑब्जर्वर और सोर्स, और जब भी इनको पास आने का मौका मिलेगा एफए को हमें बढ़ा देना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इतना ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला कि न्यूमिनेटर किसका टर्म है? आपका ऑब्जर्वर वाला, और डिनोमिनेटर सोर्स वाला। चलिए इस फॉर्मूले पे ही बेस देखिए, कई फॉर्मूले हैं, सब इसी से निकल आते हैं, कि याद रखना है आपको। अब देखिए मैं दिखाता हूं यहां पर, ये फॉर्मूला मदर फॉर्मूला था जो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है। और अब देखिए यहां पर ये मान लीजिए दोनों विपरीत दिशा में ऐसे जा रहे हैं, सोर्स इधर भाग रहा है और ऑब्जर्वर इधर भाग रहा पीछे, देखिए इधर डायरेक्शन में तो इधर डायरेक्शन में। अब इस सिचुएशन में आप देखिए तो ये ऑब्जर्वर इस सोर्स की तरफ पास जा रहा है ना, अगर पास जा रहा है तो ऑब्जर्वर वाला टर्म ऐसा होना चाहिए न्यूमिनेटर जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में मदद करे। तो यहां पर अगर आप न्यूमिनेटर में माइनस करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। न्यूमिनेटर तो बढ़ना चाहिए ना अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, तो प्लस कर दीजिए, सिंपल सी बात। ऑब्जर्वर किसके पास जाने की कोशिश, इसको रुका हुआ मान लो, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये टर्म प्लस हो जाना चाहिए, क्योंकि प्लस होके ही तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और ये भाई साहब सोर्स इस ऑब्जर्वर से दूर जाना चाह रहे हैं, तो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऐसी होगी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। दूर जा रहे हैं ना, तो यहां पर ये डिनोमिनेटर कैसा हो कि अपरेंट कम हो, डिनोमिनेटर ज्यादा हो, तो ज्यादा के लिए क्या है? प्लस कर दीजिए। भाई ज्यादा होगा तो न्यूमिनेटर कम होगा, मतलब ये एफ ए कम होगा, तो प्लस कर दीजिए। बस इतनी सी बात, समझ गए होंगे आप। मैं औरों का भी एग्जाम्पल एक दो समझाता हूं आपको। तो इन दो टर्म में आपको खेलना है। अगर ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो ऊपर प्लस कर देंगे, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है इस केस में देखो तो ये माइनस किया, क्योंकि ये कम होगा तो ये कम होगा। वही पास जा रहा दूर जा रहा, इतना पकड़ के रखे आप। डिनोमिनेटर में क्या है? इसका थोड़ा उल्टा होता है। इस समय सोर्स इसके पास आ रहा है तो इसको कम करना है, v माइनस वी एस। कम हो जाएगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना। और इस समय सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम करना चाहता है ये, v प्लस वी एस। v प्लस वी एस कब? डिनोमिनेटर में, जब फ्रीक्वेंसी अपरेंट को कम करना चाहेगा। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का एक अलग नेचर है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा बस।
अच्छा, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर देखिए वी नॉट ऑब्जर्वर रुका हुआ है और भाई साहब सोर्स उसके पास आ रहा है। जब ऑब्जर्वर रुका है तो भाई वीओ तो 0 डाल दोगे, बात खत्म हो गई। ये इसके पास जा रहा है तो डिनोमिनेटर वाला टर्म सोर्स का था, तो ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी अपेरेंट बढ़ाना चाहेगा ना, तो ये नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, यानी v माइनस वी एस। v प्लस वी एस करेंगे तो बढ़ जाएगी, तो बढ़ी नहीं क्योंकि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पास आ रहा है, तो v माइनस वी एस, बात खत्म। बाकी तो टर्म आप समझ ही रहे हैं। और देख लेते हैं इसमें, देखिए ये सोर्स रुका है, ऑब्जर्वर चल रहा है, तो सोर्स का यहां पे जो फॉर्मूला था Vs की वैल्यू 0 पुट कर दी, बात सही है। अब ये ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है तो न्यूमिनेटर ज्यादा होगा तभी तो Fa ज्यादा होगा, प्लस कर दो। एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले। अब यहां देख लीजिए, इनकी बात देखिए, Vs और Vo दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो Vo की बात करो तो Vo Vs की तरफ यानी पास आ रहा है तो प्लस, पास आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, न्यूमिनेटर में प्लस टर्म, ऑब्जर्वर वाला टर्म है न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में Vs पास आ रहा है तो Vs का पास आने वाला टर्म क्या होगा, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर छोटा करोगे तभी तो Fa बढ़ेगा, तो V माइनस वी एस, बस बात खत्म। कोई भी सिचुएशन आ जाए डॉपलर इफेक्ट में, साउंड में, आप इसी चीज को फॉलो करेंगे, ये मदर फॉर्मूला, इससे कैसी भी सिचुएशन बन रही हो, ध्यान ये रखना है बस कि अगर वो पास आ रहे हैं तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी है, अगर वो दूर जा रहे हैं तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी घट जानी है। न्यूमिनेटर वाला टर्म जो है वो आपका ऑब्जर्वर के लिए है, वो क्या हेल्प करेगा एफ बढ़ाने घटाने में, और सोर्स वाला टर्म डिनोमिनेटर वाला है, वो कैसे मदद करेगा एफ बढ़ाने घटाने में। तो ये स्लाइड इस बात की चर्चा करने के लिए थी, बाकी ये ट्रिक जो मैंने लिखी थी, ये ट्रिक बड़े काम की है और आपके ऊपर बहुत कम लोड देती है। अच्छा, एक काम और आगे की चर्चा को पहुंचाते हैं हम लोग। देखिए की कॉन्सेप्ट दूर या पास, इसका ध्यान रखें, आगे पीछे हो गए पोजीशन चेंज। अब यहां पर देखिए क्या है, आपको ध्यान, ये पहले मदर फॉर्मूला, इसमें देखिए ये बात मैंने लिखी थी, जैसे आप इस पे ध्यान कर पाइए। इसमें Vo इधर है, Vs इधर है, इसमें उल्टा है, Vo यहां आ गया है और Vs यहां, ये उल्टे हो गए, मतलब Vo इस तरफ जा रहा था, Vs इधर। अब देखिए Vo इस तरफ आ रहा है, Vs इधर, अल्टा पलटी, आगे पीछे, है ना, दोनों में फर्क समझ पाए, आगे पीछे हो गए। अब चलना तो उधर ही था, अब आगे पीछे में वही लॉजिक लगाओ जो बताया है, सब कुछ बढ़िया। ऑब्जर्वर का देखा सोर्स के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर वाला टर्म होता है न्यूमिनेटर, पास जा रहा है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा, प्लस कर दो। सोर्स इससे दूर जाना चाह रहा है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी घटाना चाहेगा, तो नीचे वाले टर्म में अपरेंट फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो क्या होगा, यहां पर आपकी वैल्यू प्लस आ जाएगी। तो यहां पर बच्चों इस तरीके से हो गया जैसा मैंने बताया। बस ध्यान आपको यही रखना है कि आपस में दूरी घट रही है कि बढ़ रही है, उसी हिसाब से देखिए इसको सेट कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होती, हर फॉर्मूला आप निकाल लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब दोनों लोग रुके हुए हैं, ऑब्जर्वर और सोर्स, तो जो फ्रीक्वेंसी ये निकालेगा वही फ्रीक्वेंसी ये निकालेगा। इसका ये भी मतलब है कि अगर दो लोग एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, मान लीजिए ये भी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जर्वर, और सोर्स भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसमें भी कोई भी आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, मतलब डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, डॉपलर इफेक्ट मौजूद तभी होगा जब यहां पर इस तरह की चर्चा आएगी, मतलब रिलेटिव मोशन होगा, ये कहने का मतलब। इन दोनों ही केस में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए डॉपलर इफेक्ट यहां मौजूद नहीं होगा। कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं जिससे में क्लैरिटी और बढ़ेगी और मजा आएगा। जो आपको बताया बड़ा लॉजिक लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सट से हो जाता है। एन एम्बुलेंस इज मूविंग विद ब्लोइंग हॉर्न टुवर्ड्स ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड। ये मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है और एक एम्बुलेंस यानी सोर्स है, इसकी तरफ ये बढ़ रही है विथ ए स्पीड ऑफ, इसकी जो सोर्स की स्पीड है बेटा वह 54 किलोमीटर पर आवर। आपको समझाने के लिए एक बात मैं लिख रहा हूं। और व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द पर्सन हियर इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वी क्या दे रखी है, साउंड की वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न इज 450।
और इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न है ओरिजिनल वो 450 हर्ट्ज है। इसको कितनी सुनाई पड़ेगी, एफए हमको निकालना है। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं वीएस को आप, तो मैं वीएस यहां लिख देता हूं 54 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको चेंज करना मीटर पर सेकंड में तो आप क्या लिखेंगे 54 इंटू 5/18, जैसा हम लोग करते आए हैं 15 मीटर पर सेकंड, आप ये जानते होंगे। अब यहां पर तुरंत फॉर्मूला बना लिया हमने, एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए हमारे पास जो मदर फॉर्मूला था जिसकी हम बात कर रहे थे V माइनस V0/V-VS होता था। ठीक, अलग अलग भी याद कर लीजिएगा लेकिन समझने के लिए। अब यहां पर देखिए ऑब्जर्वर 0 है तो यहां पर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी रख दो 0, बात ही खत्म है। सोर्स इसकी तरफ आ रहा है तो इसकी तरफ अगर आ रहा है तो डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला टर्म होना चाहिए माइनस में भाई, तभी तो ये छोटा होगा तो ये आपका बड़ा होगा, क्योंकि ये इसके पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को बड़ी होनी है, पास आ रहा है इसलिए आपने V माइनस VS कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है। अब यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए V/V माइनस VS इंटू F। तो V की वैल्यू कितनी है बेटा 330 और ये V माइनस VS यानी 330 में 15 घटा दीजिए और 450 जहां तक इसकी फ्रीक्वेंसी थी। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए 330 अपॉन नीचे आ जाएगा 315 इंटू 450 हर्ट्स और ये वैल्यू आएगी 471.43 हर्ट्स। ये आपका देखिए आंसर आ गया है। इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने समझाया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और सवाल लेते हैं कि इसको आप नोट कर लीजिए, तो ये आप मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, उसको भी देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है ए पुलिसमैन इज चेजिंग ए थीफ फ्रॉम बिहाइंड, यानी पुलिसमैन का मतलब यहां पुलिसमैन है, ये थीफ है। मैं पीटी भी लिख देता हूं, जैसे जो ये बोलेंगे उसको समझ लिया जाएगा। पुलिसमैन और टी फॉर थीफ ऑन बाइक, ये बाइक पर है। तो ए पुलिसमैन इज चेजिंग द थीफ फ्रॉम बिहाइंड व्हाइल राइडिंग ऑन ए बाइक विच इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये सोर्स हो गया इसका मतलब, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ही लेते हैं। तो अभी हमने देखा था 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। द थीफ इज ऑल्सो राइडिंग, ये भी बाइक पर है, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ये जो अभी ये ऑब्जर्वर है कि नहीं, व्हेन द पुलिसमैन ब्लोज हॉर्न ऑफ द बाइक हैविंग फ्रीक्वेंसी इतना, फाइंड द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हेल्ड बाय द थीफ। थीफ ऑब्जर्वर है, उसको सुननी है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है राइडिंग पर, 12 थी शायद, 12 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 12 की जगह ये 72 है बेटा, गलत छप गया है ये 72। तो ये ले लो 72, तो 72 इंटू 5/18, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ब्लो ऑफ हॉर्न है वो 200 हर्ट्ज है। वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। और कहानी क्या है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे ही दौड़ भाग होने वाली है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए आपको दिखाया था V माइनस, ये सोर्स ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी जाएगी घट, और ये वाला याद कर रखा था ये सोर्स की है, सोर्स पास जा रहा है तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। ये फॉर्मूला वैलिड हो गया। अब इसको लगा दीजिए 330 माइनस ऑब्जर्वर 20, 330 माइनस सोर्स 15 इंटू 200। अब इसको सॉल्व कर लें, 310 अपॉन 315 इंटू 200 इज इक्वल टू 196.82 हर्ट्स। ये आपका देखिए आंसर आ गया। इस तरह से ये आसानी से हो जाएंगे। एक फॉर्मूला याद करके, छोटी मोटी चीज ध्यान रखिए, फटाफट लगेंगे। नोट करिए, एक और आपके लिए करके दिखाते हैं जिससे कि आपको पूरी पकड़ इसके ऊपर बन जाए।
चलिए एक और सवाल लेते हैं। लिखा है सोर्स ऑफ साउंड इज अप्रोचिंग एन ऑब्जर्वर। ये एक सोर्स ऑफ साउंड है, एक ऑब्जर्वर पे अप्रोच कर रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड द ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग द सोर्स। ये अप्रोचिंग द सोर्स है विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। साउंड में फ्रैक्शनल चेंज की बात कर रहा है। स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है v 330 मीटर पर सेकेंड। अब आप जानते थे कि एफ अपरेंट क्या हो जाएगा, यहां ये पास आ रहा है तो नोमिनेटर प्लस कर दो, ये भी पास आ रहा है तो ये माइनस कर दो, जैसा मैंने सिखाया है, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए आप, ये रहा 330 प्लस ऑब्जर्वर 50, 330 माइनस 30 इंटू एफ। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 380 अपॉन 300 एफ। ये एफ अपरेंट है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यू विल गेट 38 अपॉन 30 एफ। ये अपरेंट की वैल्यू आई है। ये फ्रैक्शनल की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल चेंज। तो देखिए फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालेंगे। फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगा, एफ अपरेंट माइनस एफ अपॉन एफ। तो ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज। एफ ए की वैल्यू कितनी है, 38 अपॉन 30 एफ माइनस एफ अपॉन एफ। मेरे ख्याल से बात को आप पकड़ पाए हैं। 30 तो आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 38 एफ माइनस 30 एफ अपॉन 30 एफ। एफ एफ कट गया ऊपर नीचे, कॉमन लेके ऊपर 8 बचेगा, नीचे 30 बचेगा। सॉल्व कर लीजिए 4 अपॉन 15, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और ऐसे ही सवाल आपके यहां आएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये काम आपका पहला चरण कंप्लीट हो जाता है। खैर इसको आप नोट कर पाए होंगे। अगली बातचीत देखते हैं, डॉपलर इफेक्ट का अगला एपिसोड, कि इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड साउंड की बात। आप जा रहे हैं, सामने दीवार है, दीवार से साउंड टकराई, आपको सुनाई पड़ी, उस हालत में क्या होता है, बीट्स फॉर्मेशन होते हैं। कैसे होते हैं मैं दिखाता हूं। तो जो ये बात लिखी है इसी को मैं अपनी फिर एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, जिससे आप मिनटों में इस बात को समझ जाएंगे। देखिए ये ऑब्जर्वर है यहां पर और सोर्स यहां है, मोटर बाइक वाला ले लीजिए। ये दीवार है, दीवार हो सकती है, क्लिफ हो सकती है, कुछ भी है जिससे टकराकर आवाज वापस आ सकती है। ये सोर्स दीवार की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर अभी सपोज करिए रुका हुआ है। ठीक, अब क्या होगा, जब ये बाइक लेके आगे बढ़ेगा तो एक आवाज तो इसको डायरेक्टली सुनाई पड़ेगी, ये लाइन मैंने बनाई है भाई, भड़बड़ भड़बड़ जो सुनाई पड़ेगी। दूसरी क्या होगी, ये आवाज यहां पे हिट करेगी और रिफ्लेक्ट होके इसके पास आएगी, ये जो नीचे वाली लाइन मैंने बना रखी है। तो जो रिफ्लेक्ट होके आती है उसको कैसे सोचते हैं, एक ट्रिक के तौर पर, कि इस सोर्स का इस दीवार पर इमेज ले लेते हैं। इमेज कैसे, जैसे शीशे में देखते हो प्लेन मिरर में, जितनी दूर आप है उतनी दूर पीछे कर देते हो। तो इसकी एस की ये क्या है, एस डैश इमेज ऑफ एस, और ये इस डायरेक्शन में वीएस की स्पीड से इसकी तरफ बढ़ रही है, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं और सवाल चुटकियों में होना सॉल्व हो जाता है। देखिए आपको दिखाते हैं फॉर्मूले। जैसे डायरेक्ट क्या सुन रहा था, इन दोनों के बीच का डायरेक्ट कहानी क्या था, ऑब्जर्वर वाला टर्म हो गया 0, वी माइनस वी नॉट, वी नॉट चल ही नहीं रहा है। दूसरा सोर्स इसके पास आ रहा है तो वी प्लस वी एस, ये v प्लस आपका vs हो गया। बेटा यहां देखिएगा, ये सोर्स तो इधर जा रहा है, मैं उल्टा बोल गया हूं, सोर्स इधर जा रहा है यानी v नॉट से दूर जा रहा है। अगर ये v नॉट से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, इसलिए v प्लस vs आ गया। बात समझ रहे हैं ना। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या मिली, सोर्स दूर जा रहा था, v प्लस vs, बढ़िया सेट हो गया। इसकी कहानी देखो, ये सोर्स पास आ रहा है, तो पास आ रहा है तो v अपॉन v माइनस वी एस, ये तो ऑब्जर्वर 0 पर है, इनटू एफ। ये होगी कौन सी, रिफ्लेक्टेड वाली, ऊपर वाली डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों इसमें हमें बीट सुनाई पड़ती हैं,
बीट्स। वो बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटा घटा दो। तो ये बड़ा क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ी क्वांटिटी है, एफ ए डैश माइनस एफ ए, ये वैल्यू हो जाती है 2vsv अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप तेजी से सवाल लगाने के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में रखिए। ये फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत ही आपका 10-20 सेकंड 30 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा, दीवार वाला सवाल, जब ये रुका है और वीएस चल रहा है। अब एक दूसरी स्थिति बनती है जो आपके यहां सवाल पूछते हैं कि बंदा कार में बैठा है और कार लेके वो दीवार की तरफ जा रहा है, उसको बीट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई पड़ेगी। अब देखिए, कार में जो बंदा बैठा है उस समय जो कार आवाज निकाल रही है वो तो डायरेक्ट वो सुन पा रहा है, उसमें तो कोई रिलेटिव मोशन उसमें और कार में तो है नहीं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई पड़ेगी वो तो एफ हो जाएगी, क्योंकि उस बंदे में और कार में कोई रिलेटिव मोशन नहीं, तो जितनी फ्रीक्वेंसी निकल रही है उतनी आपको सुनाई पड़ रही है। बढ़िया। दूसरी ट्रिक, इस बंदे की कहानी यहां बनाओ, इमेज इस कार की समझ लो। अब ये आ रहा था यू से आगे बढ़ रहा है तो यू से ये भी आगे बढ़ रहा है। अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी में कहानी सेट कर दो, ये देखिए सोर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेगा तो v प्लस यू, ये इमेज जो है वो सोर्स की तरफ बढ़ रही है, ये भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेगी तो डिनोमिनेटर में v माइनस यू। देखिए डिनोमिनेटर नीचे होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए माइनस आना चाहिए, तभी तो वो कम ज्यादा वैल्यू वी ए की कर पाएगा ना, ये ध्यान रखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। ये फॉर्मूला बन गया। अब बीट फ्रीक्वेंसी एफ ए माइनस एफ बी टू यू वी माइनस यू इंटू एफ, बात खत्म। अब तेजी से निकालना है तो उसको रट मारो, लॉजिक जरूर समझे रहना, वरना कोई सवाल में ट्विस्ट हुआ तो झेलते नहीं बनेगा। तो ये याद है, खट से कार वाले केस में निकाल के आपने बाहर कर लिया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग याद करने में थोड़े शक्तिशाली रहते हैं, तो इसको याद भी कर लीजिए, तेजी से सवाल भी निकाल ले, काम बन जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड साउंड की कहानी सेट हो जाती है, यही यहां 2-3 स्लाइड में लिखी है। अच्छा, सवाल आ गया, तो इस सवाल को मुझे कर देना चाहिए, इस क्वेश्चन को मैं यहां पे कर देता हूं, जैसे आप समझ पावे कि कहानी क्या है। तो लिखा है, इमेजिन सायरन एमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज मूव्स अवे फ्रॉम यू टुवर्ड्स ए क्लिफ एट ए स्पीड ऑफ दिस वन। ये बनाओ भैया क्लिफ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी नाम देना चाहो, ऐसे बना देते हैं सपोज करिए। ये ऑब्जर्वर है, यहां पर सोर्स था और सोर्स आपसे दूर जा रहा था टुवर्ड्स क्लिफ, यानी ये कहानी ऐसे है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, सोर्स की 10। बढ़िया। What is the frequency of the sound you hear coming directly from siren? Directly from siren कितनी सुनाई पड़ेगी? तो वो पहला पार्ट है, अभी कर देते हैं हम लोग, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले पार्ट में आपने सीधे फॉर्मूला याद रखा है तो सीधे इस्तेमाल कीजिए, वरना जो मैंने आपको बताया VA इज इक्वल टू क्या लिखते हो, V माइनस वी ऑब्जर्वर V माइनस वी सोर्स इंटू एफ। इसी में देखिए V रखा, ऑब्जर्वर तो हिल ही नहीं रहा तो 0 हो गया, और यहां पर ये सोर्स इससे दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घटाएगा तो प्लस हो गया। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अब मैं इसको यहां नहीं लिख के, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वी एफ ए इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी एस में, और वैल्यू रख दीजिए, ये आ गया 10, और आप डायरेक्ट याद कर लीजिए तो वो भी अच्छा है, कम से कम एक स्टेप और बच जाएगा, लेकिन लॉजिक पकड़े रहिएगा, है ना। 10 हो गया, और v प्लस वी एस स्पीड ऑफ साउंड दिया होगा 330, तो 330, ये 10 नहीं है, ये v है, तो 330 अपॉन 330 प्लस 10 इंटू f का मतलब था 1000, तो 300 अपॉन 340 इंटू 1000, यानी आ जाएगा 970.6 हर्ट्ज। ये पहला आंसर आपके सामने आ गया है। आगे की बातचीत देखते हैं। कह रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड यू हियर रिफ्लेक्टेड ऑफ फ्रॉम क्लिफ। क्लिफ से कितनी आएगी, इसका इमेज यहां ले लो, दिस इज इमेज ऑफ सोर्स, और इसको कैसे चलाते हुए मानेंगे, ये सोर्स की वेलोसिटी हो गई विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। आप पूरी बात पकड़ पा रहे होंगे। मैं यहां पर
सेकंड वाला पार्ट इधर से कर देता हूं। अब ये फॉर्मूला देखिए, ये क्या था, इसके करीब आ रहा है, तो सीधे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सीधे लिख देंगे, यानी एफ एपरेंट लिखा, ये तो चल ही नहीं रहे थे तो वी हो गया, ये पास आ रहे थे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहेंगे, नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। ये देखिए तुरंत लिख सकते हैं, वी है 330 माइनस 10 इंटू एफ यानी 1000, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 1031.3 हर्ट्स। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। अब तीसरे आंसर की बात कर लेते हैं। थर्ड में शायद बीट पूछी होंगी, अब तीसरे में व्हाट बीट फ्रीक्वेंसी वुड यू हियर। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, दोनों जगह से जो सुन रही है उसका डिफरेंस, तो बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी, बड़े में से छोटा घटा दो तो बड़ा कौन सा है, एफ ए माइनस एफ, डायरेक्ट वाला ये था, इसको एफ डैश कह दो, तो ये हो गया आपको 1031.3 माइनस 970.6, ये वैल्यू आप घटा दीजिए और ये आ जाएगा 60.7 हर्ट्स। ये आपका देखिए आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, बड़े प्यार से सवाल होते हैं, इसको नोट करें। अगला सवाल फिर एक और दिखाता हूं इंटरेस्टिंग, वहां एक चमगादड़ को उड़ाएंगे हम लोग दो दीवार के बीच में, और आप उस बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल क्या लिखा है, ए बैट, बैट मतलब चमगादड़, एमिटिंग एन अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन, ये एमिट कर रहे हैं भाई साहब इतने से, एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड बिटवीन 2 पैरेलल वॉल्स। तो ये वॉल बना दीजिए आप, ये दीवार हो गई साहब और ये एक दीवार और हो गई पैरेलल, तो ये दीवार कुछ दीवार की ऐसे बना देते हैं, दीवार जैसी लग सकती है, बाकी ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे चमगादड़ भाई साहब है, यहां कहीं बना देते हैं बैट। अब देखते हैं आगे क्या, ये फ्रीक्वेंसी भी एमिट कर रहे हैं, फाइंड द टू फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द बैट एंड द बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू। अब ये क्या है कि ये खुद कितनी स्पीड से चल रहे थे, तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया है, बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स। तो मान लीजिए इनकी जो स्पीड है वो v कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। ये खुद सोर्स भी हैं और खुद ऑब्जर्वर भी हैं, दोनों काम एक साथ हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक तो फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होगी, इससे टकरा के इसको मिलेगी, और दूसरी फ्रीक्वेंसी इससे टकरा के इसको मिलेगी। तो दो फ्रीक्वेंसियां F1 F2, तो पहले इसकी चर्चा करेंगे फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, तब हम निकाल पाएंगे। तो मैं F1 निकाल रहा हूं, जो ये वॉल 1 और वॉल 2, वॉल 1 वाली घटना है। तो ये देखिए चमगादड़ खुद ऑब्जर्वर है, खुद भी सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इन नेचर, V प्लस यू। और इसका इमेज आप पीछे बनाते हैं, ये इसकी तरफ बढ़ रहा है सोर्स, तो वो भी इंक्रीज करेगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो V माइनस यू इंटू एफ। तो ये हो गया साहब 330 प्लस 6 अपॉन 330 माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4। ये फ्रीक्वेंसी इसको मिल गई 2.03 इंटू 10 की पावर 4 हर्ट्स, F1। अब F2 की चिंता करते हैं, यहां की देखते हैं कहानी क्या है। तो बीट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम सेकेंड वॉल, मैं कलर बदल लेता हूं, बीट फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं, फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम सेकेंड वॉल। ये पहली वाली कहानी क्या थी, फर्स्ट वॉल की कहानी थी। अब यहां पर देखिए जो अपरेंट, मैं F2 लिख देता हूं, यहां पर देखिए इस वॉल से ये जा रहा है दूर, तो ये हो गया आपका, इसको मैं U ले लेता हूं, V स्पीड ऑफ साउंड लिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हो गया आपको V माइनस यू, और ये जो सोर्स इसका रिफ्लेक्शन लेंगे वो सोर्स की तरफ आ रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, कम करना चाहेगा, तो V प्लस यू हो जाएगा इंटू एफ। डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, इस लॉजिक को भी लगा सकते हैं जो काफी सरल है। 330 माइनस 6
330 प्लस 6 इंटू 2 इंटू 10⁴। इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 1.9 इंटू 10⁴ हर्ट्स। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? बीट फ्रीक्वेंसी यानी एफ ए इज इक्वल टू F1 माइनस F2। और F1 माइनस F2 क्या रहा बेटा? वो ज्यादा थी, उसी में से घटाओ, तो 2.03 इंटू 10⁴ माइनस 1.9 इंटू 10⁴। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1300 हर्ट्स। ये देखिए आंसर आ गया, बिल्कुल प्रेम पूर्वक, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ये सेकंड एपिसोड था डॉपलर का, तीसरा एपिसोड देखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, पहला एपिसोड पढ़ा था जब रिफ्लेक्शन नहीं था, इस कंडीशंस में रिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया, उसको भी सीख लिया। अब तीसरी बात मैं करता हूं जहां पर ये सोर्स और ऑब्जर्वर एक लाइन में मूव नहीं कर रहे। पहले जो बातचीत की थी कैसी थी? ये दोनों ना, मतलब ये इधर जा रहा है इसी लाइन में, देखिए ये इधर जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी यूवी जो भी लिख रहे हैं इसी डायरेक्शन में थी, इधर इधर। अब कहानी अलग है, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है साउंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल विद द लाइन ज्वाइनिंग। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे आपके सामने फोटो है, ये ऑब्जर्वर चल रहा है V0 ऐसे, और ये सोर्स चल रहा है VS ऐसे। अब उस दशा में इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। देखिए ये एंगल थीटा बन रहा है सेम, बड़ी अच्छी बात। कभी ना भी बन रहा हो, ये मान लो तिरछा ऐसे जा रहा हो, सपोज ये ऐसे जा रहा हो, ये ऐसे, तो भी जो एंगल बनेगा लाइन मिला लेना, उसी का कंपोनेंट लेना रहता है। तो अभी हम दिखा देते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, V0 का एक कंपोनेंट इधर ले लो, जिसे आप लिख सकते हो V0 cos थीटा, और इस VS का एक कंपोनेंट ले लो VS cos थीटा। अब बस आप भूल जाओ इसकी कहानी, V cos थीटा, ये दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, और पुराना फॉर्मूला लगाना शुरू कर दो, हो गया काम सेट। तो ये कोई भी एंगल बना रहे हो आप, कंपोनेंट ले लीजिए एक ही लाइन के डायरेक्शन में, काम खत्म कर दीजिए। अब यहां पर ये फॉर्मूला देखिए, ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने की चेष्टा करेगी, V प्लस V0 cos थीटा। ये सोर्स इससे दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घटाने की चेष्टा करेगा, यानी नीचे वाला टर्म फिर प्लस हो जाएगा, तभी तो FA कम होगा। तो ये देखिए V प्लस VS cos थीटा, काम खत्म। कुछ भी स्पेशल नहीं, एक चीज पकड़ लीजिए, सारी महाभारत उसी पर आधारित है। आइए एक सवाल बना लेते हैं जिससे हमें समझने का और अच्छा अवसर प्रदान हो जाए। लिखा है ए कार अप्रोचिंग ए क्रॉसिंग। ये कार है सोर्स, एक क्रॉसिंग होगी, ऐसे रोड होगी, इस क्रॉसिंग की तरफ ये बंदा बढ़ रहा है। इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। साउंड्स ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और जो फ्रीक्वेंसी इसने निकाली है वो 500 हर्ट्ज है। When it is at a distance of 80 मीटर, यहां से दूरी कितनी है इसकी? 80 मीटर। From the crossing, speed of sound in air 330 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड। What frequency is heard by an observer 60 मीटर from the crossing? 60 मीटर from the crossing मतलब यहां से एक दूसरा बंदा यहां कहीं है, ये है ऑब्जर्वर, ये डिस्टेंस कितनी है? 60 मीटर। ऑन एन स्ट्रेट रोड विच क्रॉसेस कार रोड एट ए राइट एंगल्स। ये भाई साहब इन दोनों को लाइन मिला दो ऐसे, तो ये 90 डिग्री पर कहानी है। इस ऑब्जर्वर को ये इस स्पीड से जा रहे हैं, इस समय अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? इसको कुछ क्रॉसिंग का सी कर देते हैं। अब देखिए जो फॉर्मूला अपरेंट वाला आएगा, आप देखें कि इसी एक डायरेक्शन में हमको कहानी सेट करनी थी। तो अगर हम ये ऑब्जर्वर मान लो रुका हुआ, इसकी वेलोसिटी नहीं दी, तुम रुका मानेंगे, तो इसकी डायरेक्शन में ये मान लीजिए एंगल थीटा है, कहीं तो थीटा लोगे तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो गया? ये VS था, तो ये VS cos थीटा हो गया। अब बस एक लाइन में है क्योंकि ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा है, बस काम खत्म हो गया। अब देखिए क्या फॉर्मूला बना, F अपरेंट, V ऑब्जर्वर है नहीं तो V ही रहा, ऑब्जर्वर की कोई वेलोसिटी नहीं, ये इसकी तरफ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहेगी, नीचे डिनोमिनेटर माइनस आ जाएगा।
देखिए कितने प्यार से होता है। कॉस थीटा हमको चाहिए, तो कॉस थीटा यहां से निकाल लो। कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 80 है, ये 60 है, तो ये पाइथागोरस से 100 मीटर हो जाएगी। पाइथागोरस लगाया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 80 अपॉन 100 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 5। अब इसी बात को आगे लेके बढ़ जाते हैं। यहां इसको लिखा 330, यहां लिखा 330 माइनस 330 इंटू 4 अपॉन 5। 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। Vs के ये गलत लिख दिया है शायद, Vs की 20 थी, ये Vs है ना, दिस इज 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो 330 और इसमें 16 घटा दो तो आ जाएगा 300, गलत लिख गए लगता है, सही लिख गए, 16 घटा दिया इंटू 500, तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी 525.5 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सवाल निकालेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। नोट कर लीजिए, एक और केस हुआ, एक और केस करते हैं जब सोर्स या ऑब्जर्वर रोटेट कर रहे हों। ये केस कंप्लीट हो जाता है। ये केस कौन सा है? जब एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे, कोई और डायरेक्शन, वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में थी, सेट कर लिया आपने। अब अगली बात कर लेते हैं, जब सोर्स या ऑब्जर्वर रोटेट कर रहे हों। तो पहला केस लेते हैं हम लोग, केस 3, रोटेटिंग सोर्स या फिर ऑब्जर्वर। उस कहानी में पहली सिचुएशन, व्हेन सोर्स इज रोटेटिंग, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स चक्कर लगा रही है, गोला है बेसिकली, और ये पिचका हुआ है, लेकिन रोटेटिंग का मतलब समझ लीजिए गोला है पूरा। ये ऑब्जर्वर साहब हैं और ये रोटेट कर रहे हैं। तो जब ये देखिए इसकी तरफ जब पास आ रहे होंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ के मिलेगी, पास आ रहे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जो ये लिखा हुआ ऑब्जर्वर चल नहीं रहा तो V हो गया, ये पास आ रहा है तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, V माइनस VS। अब जब ये दूर जा रहे होंगे तो F मिनिमम मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगी यहीं लिख देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है वैसे। V में ऑब्जर्वर में तो कोई घटना घटनी नहीं है, दूर जा रहे हैं तो V प्लस VS, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तभी ये फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आते वक्त ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, जाते वक्त ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम। ये कहानी हो गई। और अगली बात, इफ ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट द सेंटर, अगर ये भाई साहब सेंटर पर है, ये गोला है, इलिप्स लग रहा है, इसको सर्किल मानिए, उस समय आपको कोई भी इफेक्ट सुनाई नहीं पड़ेगा, नो डॉपलर इफेक्ट, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमेशा जो हो जाएगा ये रुका हुआ है और इसके परपेंडिकुलर दिशा में VS आएगा, तो कोई कंपोनेंट इस दिशा में नहीं आ रहा है, तो नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अगर ये सेंटर पर है ऑब्जर्वर, सोर्स चक्कर लगा रहा है, तो वही फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी जो फ्रीक्वेंसी वो निकाल रहा है। तो ये बात आप, अब दूसरा केस, जब ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा हो, अभी तो क्या था कि सोर्स रोटेट कर रहा था। व्हेन ऑब्जर्वर इज रोटेटिंग, अगेन अब सोर्स को रोक दिया एक जगह और ऑब्जर्वर घुमा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऊपर वाले टर्म में खेल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर वाला टर्म ऑब्जर्वर वाला टर्म है। अब यहां पर जब ये पास आ रहा है तो प्लस हो गया, देखिए, और अगर ये दूर जा रहा है तो F मिनिमम क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, V नॉट अपॉन V F। ये F मिनिमम जब दूर जा रहा है, और अगर सोर्स सेंटर पर है तो फिर कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं मिलेगा। व्हेन सोर्स इज सिचुएटेड एट द सेंटर, तो नो डॉपलर इफेक्ट यानी नो चेंज। तो ये बढ़ने घटने वाला नो चेंज, बड़ी आसान सी बात है। तो जब ये रोटेट कर रहे हो तो ऐसे इनको टैकल करना है। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे हमें और बातों को समझना आसान हो जाए। ए व्हिसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 हर्ट्ज रोटेट्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर। ये एक सर्किल बना दें, ठीक ठाक सा बन गया लगता है। और कुछ पॉइंट ले लेते हैं जहां जहां पर ये K ले लो, L ले लो, N, और ये रहा M। और ऑब्जर्वर देखिए कहां है, ए विसिल फ्रीक्वेंसी 540 रोटेट इन ए सर्किल ऑफ 2 रेडियस एट ए लीनियर स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी लीनियर स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट
फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ए लॉन्ग डिस्टेंस अवे एट ए रेस्ट। यहां से कोई दूरी है, काफी दूरी, यहां ऑब्जर्वर है, ये रुका हुआ है, respect to the center of the circle, take speed of sound 330, can the apparent frequency be ever equal to actual? तो चलिए देखते हैं यहां पर। अब यहां पर जब देखिए, जब यहां पहुंचेगा तो ये इस समय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर्ट करेगा। जब यहां आएगा एफ मैक्सिमम और यहां आएगा एफ मिनिमम। बात पकड़ में आई होगी। तो एफ मैक्सिमम एफ मिनिमम पकड़ लो तो क्या हो जाएगा, V अपॉन V प्लस VS। ये क्या रहा, 330 प्लस 30, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 540, वैल्यू आ गई 495 हर्ट्ज। और F मैक्सिमम क्या रहा, V अपॉन V माइनस VS। 330 माइनस 30 इंटू 540, ये वैल्यू कितनी हो गई, 594 हर्ट्ज। ये मैक्सिमम मिनिमम आ गया। अब यहां पर देखिए ये लिख रहा है कि कैन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी बी एवर इक्वल टू एक्चुअल। जी हां, ये जो पोजीशंस हैं ये क्या हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं। देखिए रेडियस के आप मिलाएंगे तो इसका कोई भी कंपोनेंट इस दिशा में नहीं है। तो लिख दो लास्ट वाले का कि यस, एट पोजीशंस क्या लिखा था, K एंड M एंड K। क्यों ऐसा होगा मैंने आपको समझाया, क्योंकि यहां पर इसका जो कंपोनेंट है वो इस दिशा में शून्य आ जाएगा। ये 90 हो गया ना, ये भी 90 हो गया। तो अगर ये 90 है, ये V है, VS है, तो VS cos 90 कितना होता है, ये 0 होता है। तो कोई इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट ही नहीं दिखा रहा। इसी तरह इसका कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये सवाल भी हो गया जिसमें रोटेशन की बात थी बड़े प्रेम से। अब एक और अगली केस बनता है जिसमें हवा चलने लगे कोई समस्या नहीं है। अब हवा चलने में क्या है, सोर्स से ऑब्जर्वर तक आपकी साउंड जाती है, उसी दिशा में हवा हो तो साउंड में वेलोसिटी जोड़ देना। भाई जैसे आपको यहां लिखा है कार्यक्रम, उससे पहले मैं समझा दूं कि मान लीजिए ये आपका सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो सोर्स से ही तो फ्रीक्वेंसी जाती है इस दिशा में। हवा, भाई हवा ऐसे जा रही तभी आप सपोज करिए ले रहे हैं। तो अगर हवा या फ्रीक्वेंसी ऐसे चल रही है, इसी डायरेक्शन में विंड की स्पीड आ जाए, VW बोल लीजिए, ये V थी VW, तो आप V प्लस VW कर देना। अगर सोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो V में VW घटा देना। इतनी सी बात है, सेम डायरेक्शन हो गया है और ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया है। यही करना, बाकी जैसा फॉर्मूला चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड को रिप्लेस कर देंगे V प्लस VW से या फिर V माइनस VW से। अगर विंड हवा उसी डायरेक्शन में साउंड में चल रही है तो जोड़ देना, उल्टी चल रही तो घटा देना। यही बात लिखी है यहां पर। देखिए V को हम लोग V प्लस VW से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले में देखिए V प्लस VW अगर एक ही डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो उल्टा कर देंगे हम लोग। आप बात को पकड़ पाए होंगे। तो इसी तरीके से आप चीजों को संभाल सकते हैं। चलिए, ये इसी बात को कहने के लिए और एक स्लाइड यहां पर है। कुल मिला के वही चीजें जो मैंने आपको बताया है। विंड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। खैर, और देखिए नीचे क्या लिखा है, देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट, दैट इज फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट एंड विंड ब्लोज। यानी दोनों लोग अगर रुके हैं, ऑब्जर्वर और सोर्स, तो हवा भी चलेगी तो भी कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट हो गया। इस पे एक सवाल ले लेते हैं बेटा, जिससे क्लैरिटी बढ़ती चली जाए। तो लिखा है पर्सन गोइंग अवे फ्रॉम ए फैक्ट्री
ऑन हिज स्कूटर एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर लिसन्स टू द सायरन ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के सायरन को सुनता है। तो आप सोर्स ये बना दीजिए क्योंकि फैक्ट्री का सायरन सुनेगा, ऑब्जर्वर इधर बना देते हैं, ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा था तो वीओ इधर हो गया जिसकी स्पीड दे रखी थी 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 यानी 10 आ जाएगा। और ये जो फैक्ट्री थी बेसिकली, ये फैक्ट्री तो खुद तो हिल नहीं रही है, तो यहां वीएस की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब इस सोर्स से इस तरफ साउंड जाएगी तो वी साउंड हो गई, और हवा किधर चल रही है, एंड विंड इज ब्लोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्कूटर, स्कूटर तो इधर जा रहा है ना, तो इसी डायरेक्शन में विंड है, यानी विंड की डायरेक्शन भी इसी के अलोंग है। बढ़िया। और इसकी भी स्पीड देखिए 36 यहां निकाला था, तो मैं इसको 36 किलोमीटर पर आवर को 10 मीटर पर सेकेंड ही कर देना चाहूंगा। एज हर्ड बाय द पर्सन फाइंड द मेन फ्रीक्वेंसी, ये बंदा कितनी फ्रीक्वेंसी हर्ड करेगा ये बताना है। स्पीड ऑफ साउंड 340 है, तो एफ डैश या एफ एपरेंट क्या हो जाएगा, एफ हो गया। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला, लेकिन विंड को रिप्लेस कर दो उससे, ऐसे माइनस ऑब्जर्वर। ये इसके पास जा रहा है तो पास जा रहा है यानी कम होगा, तभी तो एपरेंट बढ़ेगी, तो V प्लस W माइनस वी एस। अब F की वैल्यू कितनी थी, सायरन कितनी फ्रीक्वेंसी का था, 600 हर्ट्ज का, V 340 थी, विंड आई थी आपकी 10 हो गई ऑब्जर्वर की भी, 340 प्लस 10 माइनस 10, ये कहानी। तो सही लिखा क्या मैंने, लिखा तो सब कुछ ठीक ही है। 300 वीएस सोर्स तो चल ही नहीं रहा है, तो ये हो गया कितना, 600 इंटू ये दोनों कट गए, 340 अपॉन 350, ये वैल्यू कितनी आ गई, 583 हर्ट्ज। ये देखिए आपका आंसर आ गया। इस तरह से सवाल, इसको नोट कर लीजिए, बड़े आराम से, देखिए कितनी आसानी से सवाल निकलते चले जाएंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, देखिए थ्योरी वाली पॉइंट कहाँ कहाँ इसका कई जगह इस्तेमाल होता है। जैसे आपके लिए सबसे बढ़िया है डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि डॉपलर करके पता लगाते हैं हार्ट में कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, वो कैसे बह रहा है कैसे नहीं बह रहा है। डॉपलर इसलिए कराते हैं, वो वहां पर इसका यूज है। साथ में द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट इज यूज टू मेजर velocities in diverse areas such as military, medical science, astrophysics। फ्रीक्वेंसी के बदलाव से वेलोसिटी पता कर लेते हैं, कोई भी चीज कितनी तेज हमारी तरफ आ रही है, हमसे दूर जा रही है। इन डॉपलर इफेक्ट ए साउंड वेव ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी सेंट टुवर्ड्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट, some part of that wave is reflected from the object whose frequency can be measured by monitoring the stations. This change in frequency that is due to the reflection of the sound is called Doppler shift। आपने भेजी साउंड, टकरा कर लौटी, और वो भी बंदा जो जिससे टकरा रही थी उससे टकरा के जब लौटी है वो भी आगे मूव कर रहा था, तो कितना शिफ्ट हो गया डॉपलर में, उससे स्पीड ऑफ उस बंदा निकाल लेते हैं। ये एयरपोर्ट्स वगैरह में होता टू गाइड एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री टू डिटेक्ट एनिमी एयरक्राफ्ट। भाई कहां पर है उसकी स्पीड पता लग जाती फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट से। और बाकी मैंने हार्ट का आपको बताया, ये हार्ट की कहानी है। अब अगली कहानी शुरू होती है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ये मैंने कहा था कि जो डॉपलर इफेक्ट है ये फिनोमिना वेव का फिनोमिना है। साउंड की तो बात काफी कुछ पड़ी, कई केसेस पढ़े कि सिंपल सिचुएशन में क्या हो, रिफ्लेक्शन आ जाए तो क्या हो, उसके बाद एक डायरेक्शन में ना मूव कर रहे हो, मतलब एक लाइन में ना मूव कर रहे हो तो क्या हो, रोटेट कर रहे हो तो क्या हो, ये सारी बात हम लोगों ने देखी। विंड चल रही हो तो क्या हो। अब आती है लाइट का फिनोमेना। देखिए लाइट का जो डॉपलर इफेक्ट होता है उसमें भी रिलेटिव मोशन चाहिए, लेकिन आगे कहीं इसमें लिखा मिलेगा आपको जो इंपॉर्टेंट है कि साउंड और लाइट में रिलेटिव मोशन में एक फर्क होता है। साउंड में कौन मूव कर रहा है, सोर्स की ऑब्जर्वर,
रिलेटिव मोशन में ऐसा हो सकता है ना, एक रुका हो एक मूव कर रहा हो, दोनों मूव कर रहे हो, तो कौन मूव कर रहा है इसका भी फर्क आ जाता है। इन साउंड फॉर्मूला रख के देखिए, मैं यहां पे रिसर्च नहीं करवा रहा आपको, कि अगर यहां पर आपको सपोज करिए साउंड की बात अभी कर रहे हैं समझाने के लिए, कि मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है और ये आपका सोर्स है, ये सोर्स 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो कुछ एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर की कुछ और होगी, और ये देखिए दूर जा रहा है ना, अगर इसी को मैं यहां बोल दूं कि ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है सोर्स से, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो वही हुई दूर होने की, लेकिन इस केस में आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी कुछ और आ जाती है इन केस ऑफ साउंड। लेकिन इन केस ऑफ लाइट फर्क ही नहीं पड़ता, सोर्स मूव कर रहा है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ना, कुछ मतलब नहीं, रिलेटिव मोशन चाहिए। तो लाइट का डॉपलर इफेक्ट साउंड के डॉपलर इफेक्ट से थोड़ा सा फर्क है। बात समझ में आई होगी ना, रिलेटिव मोशन दोनों में चाहिए, अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो डॉपलर इफेक्ट होगा नहीं। लेकिन साउंड में कौन मूव कर रहा है, सोर्स या ऑब्जर्वर, इससे फर्क पड़ जाता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी में, जबकि लाइट में कौन मूव कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खैर, तो अब यहां पे देखिए लिखा है कि वो भी लाइट वेव्स आल्सो शो डॉपलर इफेक्ट, और इफ ए लाइट सोर्स इज मूविंग अवे, तो जब वो दूर जा रहा होगा लाइट सोर्स तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, लॉजिक वही है। पास आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो कोई चीज दूर घट जा रही होगी और फ्रीक्वेंसी गिरेगी, तो किस कलर की तरफ शिफ्ट होगा, कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेड कलर की, तो रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पास कोई चीज आ रही है तो वायलेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा, वायलेट की। वेवलेंथ किसकी ज्यादा, रेड कलर की। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी कम। ठीक है, इसी तरीके से, तो इफ द लाइट सोर्स और द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देखिए यहां पे लिखा है लाइट सोर्स या ऑब्जर्वर कोई भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग, डिस्टेंस कम हो रही है, चाहे ये दौड़ रहे हो भाई साहब, चाहे ये दौड़ रहे हो, चाहे दोनों दौड़ रहे हो आधी आधी स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइट में। तो ये इनके पास आ रहे हैं या ये इनके पास आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं। उस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, पास आ रहे हैं बढ़ेगी। तो वही लॉजिक यहां देखिए, एफ इज टू एफ एपरेंट एफ, और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी 1 माइनस वी अपॉन सी। वही ऑब्जर्वर और सोर्स वाली कहानी है, ऊपर वाला जो है सोर्स का हो गया, नीचे ऑब्जर्वर का। खैर यहां पे तो फर्क नहीं पड़ता, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए आप, एफ डैश इज टू एफ अंडर रूट 1 प्लस वी बाई सी 1 माइनस वी बाई सी, जब दोनों पास आ रहे हो। और अगर दूर जा रहे हैं तो इसी का उल्टा फॉर्मूला, अगर आप देखें कि ये दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, दोनों लोग ऐसे नहीं आके ऐसे जा रहे हैं, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी v है सेपरेशन की, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये देखिए रिसेशन या सेपरेशन इसकी बात कर रहा है, 1 माइनस वी बाई सी 1 प्लस वी बाई सी अंडर रूट में आ जाएगा मामला। ये भी बात आप पकड़ पाए होंगे। अब द चेंज इन वेवलेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला एक और है जो हमारे काम आएगा, कि चेंज इन वेवलेंथ कितनी है, डेल्टा लेमडा, वेवलेंथ में कितनी चेंज, वी अपॉन सी इंटू लेमडा। अब आप इससे समझ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो लेमडा घटा, पास आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ी लेमडा घटा, दूर जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी कम हुई लेमडा बढ़ा, बड़े में से छोटा घटा देना। और कलर की बात तो मैंने की है, दोबारा फिर करेंगे। आइए अगली बात देखते हैं, रेड शिफ्ट एंड वॉयलेट शिफ्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए आपको पता होगा कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। और वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो इसलिए वॉयलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा। तो कोई चीज अगर हमसे दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो रेड कलर की तरफ वो शिफ्टिंग होगी। जो एस्ट्रोनॉमी होती है ना, वहां पर कोई भी तारा हमसे दूर जा रहा है पास जा रहा है, कैसे पता करते हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करते हैं और डॉपलर शिफ्ट निकालते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो घट रही है का मतलब क्या है कि वो कौन सा कलर देगा, रेड शिफ्ट करेगा। भाई फ्रीक्वेंसी तो सुन ना पाएंगे उसकी, लेकिन कलर आते हैं हमारे पास तो हम देखते हैं कि वो जो डॉपलर शिफ्ट है वो रेड कलर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी घट रही है, यानी हमसे धरती से वो दूर जा रहा है। अगर कोई तारा
ऐसा है जो जिसका कलर चेंज होकर वायलेट शिफ्ट की तरफ आ रहा है। पहले कलर कुछ और था, धीरे धीरे वॉयलेट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब वो हमारी पास आ रहा है। तो ये समझ में आ जाता है कितनी स्पीड से ये तारा हमारी तरफ पास में आ रहा है और कितनी स्पीड से दूर जा रहा है। ये रेड और वायलेट कलर की शिफ्टिंग है जो एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं पता करने के लिए कि स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं या स्टार्स हमारे पास आ रहे हैं। और यही अब ये मैंने आपको समझा दिया, ये डिफरेंस है बिटवीन साउंड एंड लाइट के डॉपलर इफेक्ट में, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था। ये देखिए यही बात यहां लिखी हुई है, ये लेमडा डैश माइनस लेमडा, बड़े में से छोटा घटा देना, समझ में आ जाता है कि किसकी तरफ शिफ्टिंग हो रही है। ये फॉर्मूला पकड़ के रखें, डेल्टा लेमडा वी अपॉन सी इंटू लेमडा। अब वायलेट शिफ्ट की बात करेंगे। वायलेट शिफ्ट, तो वायलेट शिफ्ट में क्या हो गया, ब्लू शिफ्ट। वायलेट का वेवलेंथ होता है कम, यानी अप्रोच कर रहा होगा आपकी तरफ। तो देखिए क्या हो गया, लेमडा डैश माइनस लेमडा वी अपॉन सी इंटू लेमडा, ये माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेमडा डैश कम है लेमडा से। भाई वायलेट शिफ्ट हुआ है ना, लेमडा कम होता है, इसलिए माइनस दिखाने लगा। आप पहले ही समझ सकते हैं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली बात होती है, यहां रेड शिफ्ट लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे नहीं पता, सवाल आ गया। तो रेड शिफ्ट आप समझ गए होंगे, ये रेड शिफ्ट की कहानी थी। रेड शिफ्ट में लेमडा डैश बड़ा होगा क्योंकि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ज्यादा होती, इसलिए पॉजिटिव दिख रहा है। बस इतनी सी बात है, कोई उसमें बहुत भारी काम नहीं है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। इस पे एक सवाल इंटरेस्टिंग है और आपको मजा आएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है, हाउ फास्ट वन मस्ट मूव टू सी ए रेड लाइट। मान लीजिए ये रेड लाइट है, सिग्नल पर, और एक बंदा यहां पर है, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। ये कितनी तेज दौड़े कि ये जो रेड कलर की लाइट है वो आपको किस कलर की दिखे, ग्रीन दिख जाए। भाई रेड कलर का लेमडा ज्यादा है, जब ये दौड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लेमडा कम होगा और रेड कलर से कम होके ग्रीन में आ जाए। ये कहानी ये बना रहे हैं। खैर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एफ एपरेंट एफ था, और क्योंकि ये पास आ रहे हैं इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी का पावर 1/2। एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, रेड का दिया है और एफ जी वगैरह दिया हुआ है, तो यहां पर 5 में एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी दिखनी है आपको, ग्रीन कलर का दिख जाए। यहां पर ये मामला है 5.6 इंटू 10 की पावर 14, और ये रेड कलर की फ्रीक्वेंसी थी जो कि है 4.8 इंटू 10 की पावर 14। फिर बाकी वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस वी बाई सी कितना है, वी बाई सी सी तो हमको पता है, तो वी बाई सी ही निकालेंगे, बाद में चेंज कर देंगे। ये देखिए वी बाई सी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर कर मारिए, तो यहां दिख रहा है ना ये, इसको थोड़ा यहां लेके बताते हैं। देखिए 5.6 इंटू 10 की पावर 14 और नीचे है 4.8 इंटू 10 की पावर 14, और ये वैल्यू हो गई 1 प्लस वी बाई सी। 1 दोनों ये नीचे माइनस है, हाँ यहां गलत लिख रहे हैं, 1 माइनस वी अपॉन सी का रूट। ये देखिए 10 के और 14 कैंसिल हो गया, यहां से पॉइंट हटा दीजिए, इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 49 अपॉन 30। बेटा यहां डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करने में तो स्क्वायर करने के बाद फिगर आएगी। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 8 से तो ये 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 8 56, 7/6। स्क्वायर कर दो इधर, ये देखिए रूट है ना, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 36 वी प्लस वी बाई सी, 1 माइनस वी बाई सी। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, 49 माइनस 49 वी अपॉन सी इज इक्वल टू 36 प्लस 36 वी अपॉन सी। ये इसके इधर ले लीजिए, जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 85 वी बाई सी, और 49 में 36 चले गए, बचा 13।
तो यहां से v बाई सी आप निकाल लो, v इज इक्वल टू 13 अपॉन 85 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 सी की वैल्यू रख दी, और ये वैल्यू आ गई 4.59 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इतनी तेज दौड़ सकें तो ये रेड सिग्नल आपको ग्रीन दिखने लगेगा, इसलिए स्पीड बहुत भयानक है। यानी आपके मोशन से, आपकी स्पीड से कलर चेंज हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग तो है ही। खैर इसको नोट कर लीजिए आप, फिर अगली बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट चीज पर आते हैं, नोट कर चुके होंगे आप। अगली बात देखते हैं, एक सवाल और है। लिखा है स्टार विच इज एमिटिंग रेडिएशन एट ए वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम is approaching the earth with a velocity of this one. Calculate the change in the wavelength of the radiation as received on the earth. हमने देखा था कि डेल्टा लेमडा की वैल्यू लेमडा इंटू वी बाई सी हुआ करती थी। यहां पर जो वैल्यू दी है वो पुट कर देते हैं। डेल्टा लेमडा कितना आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम, वी कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8। ये काटा कोटा तो 25 एंगस्ट्रॉम आपको मिल गया। ये आपका आंसर आ गया। ये डॉपलर शिफ्ट है, अप्रोच कर रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ घट रही है। बस इसको आप नोट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। लाइट में डॉपलर इफेक्ट कैसा होता है? तो इन एस्टिमेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आपको बताया कि उसकी शिफ्ट से हम पता कर लेते हैं वो मेरे पास आ रहा है, तारा कितनी स्पीड से पास या दूर आ रहा है। और इफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द स्टार शिफ्ट्स टुवर्ड रेड वेवलेंथ, रेड शिफ्ट, देन द स्टार मस्ट बी मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ये आपसे बातचीत हो ही चुकी है। इसी तरह वायलेट की बात भी मैं आपको समझा चुका था। अगली बात देखते हैं कि डॉपलर शिफ्ट में स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या है? डेल्टा लैम्डा इक्वल टू डेल्टा नॉट वी अपॉन सी। ये फॉर्मूला भी हमारे डिस्कशन में था। राडार भी ऐसे ही चलता है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एब्रिएटेड एज ए राडार। इट इज ए मेथड यूज्ड टू फाइंड पोजीशन एंड स्पीड ऑफ ए प्लेन और शिप। वहां भी इसी का लाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। जा रही लाइट आ रही है, कितना शिफ्ट हो रहा है, कितनी स्पीड है, ये पता चल जाता है। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन चैलेंज आता है, यानी आज जो पढ़ाई की है उसी पर बेस्ड ये 3 क्वेश्चंस हैं। आपके तीनों क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप रिफर करिए उस लेक्चर के उस पार्ट को जिसको पढ़कर ये क्वेश्चन हो जाए, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल। वहां पर मैं इसके आंसर्स को पोस्ट कर दिया करूंगा। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन ये है, मैं हटता हूं, आप बताइए। बड़े सरल क्वेश्चंस हैं, 5 सेकंड का वक्त आपको देता हूं जो आप पॉज करके आसानी से बता सकते हैं। मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे और बहुत आसान है, जरूर आंसर कर पाए होंगे। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करता हूं। ये आपके सामने एक थोड़ा न्यूमेरिकल है, 5 सेकंड इसमें भी लीजिए और देखते हैं कि आप इसका क्या आंसर कर पाते हैं। हो गए होंगे 5 सेकंड। अब अगली बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसको भी 5 सेकंड लेकर आप पॉज कर आंसर करने की चेष्टा करिए। मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पसंद आने पे तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।